Hello everyone, I hope you're doing well. Today we will learn about national income, value added method और प्रोडक्शन मेथड। आज हम नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड या फिर इसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि क्या ये मेथड होता है और इसके क्या कंसेप्ट्स हैं, उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इनकम मेथड की थ्योरी पार्ट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की 2 वीडियोस की हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। वैल्यू एडेड मेथड इज अ मेथड to calculate national income by adding the value added by each production unit, industry, service, etc. in the economy during the year. तो वैल्यू एडेड मेथड या फिर इसको आप प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं। ये एक मेथड है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का। नेशनल इनकम और निकालने का ही ये एक मेथड होता है। जैसे इनकम मेथड है वैसे ही वैल्यू एडेड मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, by adding the value added by each production unit, industry, service, etc. से कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फर्म है, वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसने इकोनॉमी में एक साल में इतनी वैल्यू ऐड की। उस पर्टिकुलर फर्म ने, जिस पर्टिकुलर फर्म की बात करेंगे, उसने इकोनॉमी में एक साल में कितनी वैल्यू ऐड की नेशनल इनकम में, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। A production unit buys intermediate products worth rupees। एक प्रोडक्शन यूनिट है, फर्म है जो प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स खरीदता है एक 1000 के। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स समझते हो आप, हमने जब बेसिक कंसेप्ट किए थे, बेसिक कंसेप्ट की क्लास की थी, तब ध्यान से अच्छे से पढ़ा था फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो किसी और गुड्स को बनाने के लिए यूज होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। जैसे कोई एक शॉप है टी सेलर की, जो टी सेल करते हैं, तो उनके लिए फाइनल प्रोडक्ट तो वो टी हो गया जो वो रेडी करके बेच रहे हैं, पर उसके लिए जो बाकी प्रोडक्ट्स यूज हुए उस टी को बनाने के लिए, चाय को बनाने के लिए जो मिल्क, शुगर यूज हुआ, वो हो गए उनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उन्हें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। क्लियर? अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रोडक्शन यूनिट है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं 1000 के। द यूनिट ट्रांसफॉर्म दिस प्रोडक्ट्स इनटू अदर प्रोडक्ट्स। अभी इसको यूनिट अदर प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करती है, वैसे इंटरमीडिएट से कुछ और बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मिल्क, शुगर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्वीट्स। तो ये जो एग्जांपल दिया गया एक स्वीट सेलर का दिया गया, स्वीट शॉप का जो मिठाई बेचता है। तो मिल्क और शुगर उनके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गई, जो फाइनल प्रोडक्ट स्वीट्स बनाने के लिए यूज होंगी। तो मिल्क और शुगर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्वीट्स में। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस स्वीट्स इज 1500। अब जो वो स्वीट्स बेच रहे हैं, जो मिठाई बना के बेच रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू है 1500, 1500। दिस इज द आउटपुट ऑफ स्वीट्स। ये उनका प्रोडक्शन हो रहा है स्वीट्स का ना, जो वो 1500 का बेच रहे हैं, ये उनका आउटपुट है। द वैल्यू एडेड इन दिस इज 500। अब जो वो स्वीट सेलर है, उसमें इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऐड की, वो है 500। कैसे देखते हैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 1500 माइनस 1000 इक्वल टू 500। कैसे हुआ 500? मार्केट वैल्यू तो 1500 है, लेकिन फर्म ने सिर्फ 500 की वैल्यू ऐड की, क्योंकि 1500 स्वीट की मार्केट वैल्यू है। उन्होंने अपनी स्वीट्स बेची 1500 पे, लेकिन उन्होंने कितनी वैल्यू ऐड की, 1000 पे। तो उन्होंने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज करे, मिल्क, शुगर वगैरह जो मिठाई बनाने के लिए यूज हुए, 1000 तो उसकी वैल्यू है, उन्होंने वैल्यू ऐड की 500। दोबारा से समझते हैं इसे। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट सेलर टू द आउटपुट ऑफ स्वीट। जो स्वीट का आउटपुट है, देखो टोटल आउटपुट हुआ 1500 का, टोटल आउटपुट हुआ 1500, लेकिन उसमें से 1000 जो था वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वैल्यू थी, जो उसने मिल्क, शुगर यूज किया स्वीट्स को बनाने के लिए, उसकी वैल्यू थी 1000।
1000 तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वैल्यू थी, तो 1500 जो टोटल मार्केट वैल्यू आई फाइनल प्रोडक्ट की, जो टोटल आउटपुट की जो मार्केट वैल्यू आई 1500, इसमें से 1000 तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वैल्यू थी, तो 1000 हमने माइनस कर दिया, तो इस फर्म ने कितना वैल्यू ऐड किया 500। यही होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। दोबारा देखते हैं इसे। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट सेलर टू द आउटपुट ऑफ स्वीट। स्वीट सेलर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 500 का ही है, क्योंकि 1500 का उसका है आउटपुट, लेकिन 1000 तो उसने उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यूज किए थे, तो उसने अपने से कितना ऐड किया 500 ही ऐड किया, क्योंकि 1000 तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वैल्यू थी, तो उसने खुद से कितना ऐड किया उस प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू में सिर्फ 500, तो वो होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड बाय द सेलर। रिमेनिंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क शुगर एक्सेट्रा, जो 1000 है रिमेनिंग, वो मिल्क शुगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, उसकी वैल्यू है। क्या बाकी फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड की 500। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, the value of inputs, raw materials, fuel, etc. that are used up in the production of output. तो intermediate consumption होता है value of inputs, जैसे हमने देखा raw materials, स्वीट सेलर ने जो मिल्क शुगर यूज किया, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स जो यूज होते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, जो सब चीज़ें यूज होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। द वैल्यू ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, जो इनपुट लगते हैं किसी आउटपुट को बनाने में, उसकी जो वैल्यू है वो होती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एक्सेट्रा, ये सब लगता है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा फॉर्मूले से समझने की कोशिश करेंगे वैल्यू एडेड मेथड को। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमारे पास जैसे एग्जांपल में आउटपुट की वैल्यू थी 1500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000 माइनस किया, तो वैल्यू एडेड आ गया था 500। वैल्यू एडेड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो टोटल वैल्यू आउटपुट की दी हुई है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जो टोटल वैल्यू गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो वैल्यू एडेड आ जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? कई क्वेश्चंस में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालने के लिए पूछेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब आउटपुट की वैल्यू किसी फर्म के ऐसे निकाल सकते हो ना, उससे आउटपुट कैसे पता लगेगा कि फर्म की कितनी सेल हुई प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब अब उनके पास कितना स्टॉक बचा है प्लस सेल, उससे आपको पता लग जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है किसी फर्म की। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब हुआ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्यों माइनस करते हैं? चेंज इन स्टॉक क्यों ऐड किया हमने सेल्स में? सेल्स से पता लग जाएगा ना आउटपुट कितना सेल हुआ, तो मतलब उस फर्म का वो आउटपुट है, वो उसने प्रोड्यूस किया। आउटपुट होता है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो जितना बनाया उतना ही उसने सेल किया, प्लस स्टॉक हमने ऐड कर दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसी फर्म ने कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए? आपको पता लग जाएगा सेल से, मतलब जो प्रोड्यूस किया वही बेचा होगा, प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस जितना उनके पास स्टॉक बचा है, उससे पता लग जाती है वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक क्यों लेते हैं? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक क्यों हटाया? हम सीधा क्लोजिंग स्टॉक भी ले सकते थे, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर ईयर का किसी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होता है, तो जो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है वो माइनस करना होता है। देखना होता है कि इस साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, इस साल में क्या प्रोडक्शन हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देते हैं। जो अकाउंट्स के बच्चे उनको समझ आ जाएगा अच्छे से, आप क्वेश्चन करते हैं उसी पे बेस्ड चेंजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जो बच्चे अकाउंट से नहीं भी हैं वो भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक हो सकता है, आपको याद ही रखना है। वैसे आपको समझा रही थी, पता हो कि क्या होता है। आपको किसी फर्म की वैल्यू निकालनी है, गुड्स और सर्विस कितने प्रोड्यूस हुए एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसकी सेल देख लो कि उन्होंने जो बनाया होगा वही तो बेचा होगा, प्लस कितना स्टॉक बचा है उनके पास,
तो चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में से हमने ओपनिंग स्टॉक हटा दिया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक साल की शुरुआत में होता है। हमें एक पर्टिकुलर ईयर का हम देख रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की, इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इसलिए चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ फार्मूले देख लेते हैं। GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला है? चेंज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट स्टॉक कॉस्ट। अभी हमने देखा था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड होता है। तो वही चीज है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू एडेड आ जाएगी। ग्रॉस वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस, GVAMP। GVMP is equal to sale plus closing stock minus opening stock minus intermediate cost। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज इन स्टॉक की जगह यहाँ लिख दिया closing stock minus opening stock। Now NVMP is equal to GVMP minus depreciation। इस GVMP में से आप depreciation माइनस करो, NVMP आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सभी वैल्यूज मार्केट प्राइस पे है, GVMP, NVMP, ठीक है, अभी तक की मार्केट प्राइस पे वैल्यूज होती हैं। सम टोटल ऑफ GVMP ऑफ ऑल सेक्टर्स इज इक्वल टू GDPMP। जब हम सारे सेक्टर्स की GVMP ऐड कर देते हैं, ऑफ ऑल सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, जब सारे सेक्टर जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ एक साल में इकोनॉमी में, हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर जो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, तो सबका जब हम वैल्यू एडिड सारे सेक्टर्स का ऐड कर देते हैं इकोनॉमी में टोटल, तो उसको निकल आता है GDPMP। NVMP is equal to NDPMP, NVFC, NVMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। जब अपना ध्यान रखना बस एक चीज का, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GVMP कहो या GDPMP कहो, एक ही बात है, या फिर हम NVMP कहें या NDPMP कहें, एक ही वैल्यू एडेड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही मतलब है। ये भी सब हम सारे वैल्यू एडेड ऐड करते हैं तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे बन जाते हैं। तो क्वेश्चंस में अगर आपको वैल्यू एडिड दिया हुआ है GVMP तो उसका मतलब GDPMP ही है, अगर NVMP दिया है तो मतलब NDPMP ही है। ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं है। अब NVMP से अगर NVFC निकालना हो NVMP में से, तो मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, माइनस NIT किया, और NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो ये हो गया NVFC। अब NVFC को हम NDPFC भी कह सकते हैं क्योंकि VA इज इक्वल टू D। नेक्स्ट देखो, स्टेप्स इन मेजरमेंट। हम प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका थोड़ी बात देख लेते हैं। स्टेप्स इन मेजरमेंट, उसके लिए क्या करते हैं? नंबर 1, क्लासीफाई ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जितने भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको क्लासीफाई कर लो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला होता है, और सर्विस सेक्टर जो सर्विस प्रोड्यूस करता है, जैसे बैंक, इंश्योरेंस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एस्टिमेट NVFC ऑफ ईच सेक्टर बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हर सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर का NVFC, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालो। इन स्टेप्स से देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, GVOMP। जो वैल्यू आउटपुट है ना उसको GVOMP भी कहते हैं। GVOMP, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सम ऑफ सेल्स एंड नेट एडिशन टू स्टॉक, अभी हमने देखा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, तो वही चीज है। और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, अगर आपको टोटल आउटपुट दिया हो, क्वांटिटी और टोटल प्राइस दिया हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकाल लोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर आपको दिया हुआ है एक साल में इतना प्रोडक्शन हुआ, इतनी क्वांटिटी, ऐसे 100 यूनिट्स का
और 100 प्राइस, तो हम आपके पास टोटल जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी अगर आप क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर डिडक्ट, अभी हमारे पास क्या आया, जीवीयूएमपी हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाली थी दो तरीके से, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक और क्यू इंटू पी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अब इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट टू अराइव एट जीवीएमपी। वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैसे ही जीवीओएमपी में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करो तो आपके पास वैल्यू एडेड आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जीवीएमपी, देखा था हमने। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जीवीओएमपी में से जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तो आपके पास जीवीएमपी आ जाएगा। डिडक्ट सीएफसी फ्रॉम जीवीएमपी टू अराइव एट एनवीएमपी। अब सीएफसी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आप जीवीएमपी से हटाओगे तो आपके पास एनवीएमपी आ जाएगा। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फिर डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज फ्रॉम एनवीएमपी टू अराइव एट एनवीएफसी ऑफ एन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हमें मार्केट प्राइस से अगर फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना हो तो क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एनवीएफसी। तो ऐसे हमने निकाला एनवीएफसी जीवीओएमपी में से। पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाली, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक या क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। फिर जीवीओएमपी में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया तो आपके पास वैल्यू एडिड जीवीएमपी आ गया। फिर वैल्यू एडिड में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनवीएमपी आया। फिर एनवीएमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो उससे आपके पास एनवीएफसी फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। नाउ टेक द सम ऑफ एनवीएफसी ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर। एनवीएफसी सारे सेक्टर्स के ऐड करके आपके पास एनडीपीएफसी आ जाएगा, तभी हम कहते हैं वीए इज इक्वल टू डीपी। तो एनवीएफसी कहो या एनडीपीएफसी एक ही बात है, क्योंकि जब हम एनवीएफसी सभी सेक्टर के ऐड करें तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में अगर एनवीएफसी आप देखते हो तो उसका मतलब एनडीपीएफसी ही है, ठीक है। नाउ नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचेंगे, एनडीपीएफसी तो हमारे पास आ गया, एड एनएफआईए टू एनडीपीएफसी टू अराइव एट नेशनल इनकम। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आपको नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी चाहिए, तो एनडीपीएफसी में से एनएफआईए ऐड करो, एनएनपीएफसी आ जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आपको ये स्टेप समझ आए हो। ये थ्योरी पार्ट है तो इसमें भी आपको दिया होगा तो हमने एक बार इसको डिस्कस कर लिया। आपको ये भी समझ आ गया कि वैल्यू एडिड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे एक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग वैल्यू एडिड मेथड। जब आप वैल्यू एडिड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम यूज करें तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उसमें क्या प्रिकॉशंस हैं, नंबर 1, अवॉइड डबल काउंटिंग, ओनली द वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज शुड बी काउंटेड। मतलब जितनी वैल्यू ऐड कर रही है ना इस फॉर्म, हम वही कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, जो स्वीट सेलर है उसका मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया था, जिनका प्रोडक्शन था, उसकी मार्केट वैल्यू तो 1500 थी, लेकिन वैल्यू एडेड उस फॉर्म का सिर्फ 500 ही था, 1000 इंटरमीडिएट कॉस्ट थी। तो हमें सिर्फ वैल्यू एडेड लेना है। अगर हमने फाइनल टोटल मार्केट वैल्यू ले ली आउटपुट की, अगर वहाँ पे हमने 1500 ले लिया होगा, उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी आ जाती, लेकिन हमें सिर्फ वैल्यू एडेड ही काउंट करना है। सो अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है। जो चीज़ ऑलरेडी इंटरमीडिएट कॉस्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है तो उसको माइनस करना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ वैल्यू एडेड लेना है। सेकेंड पॉइंट, डोंट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप्स, दे आर नॉट पेड फॉर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम, हमने डिफरेंस देखा था फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम का। ट्रांसफर इनकम वो होता है which you get without providing any service in return। तो किसी सर्विस के लिए नहीं दिया जाता, किसी प्रोडक्शन के लिए नहीं दिया जाता, उसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, इनके में कोई सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, तो इनको ट्रांसफर पेमेंट्स कहा जाता है। तो इनको इंक्लूड नहीं करोगे जब आप नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हो। फिर है, डोंट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स,
ठीक है, जो हम सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करते हैं, जो ऑलरेडी उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है, जो वो फर्स्ट टाइम किसी ने परचेज किया। जैसे किसी ने कोई कार परचेज की थी, या 2-3 साल पहले किसी ने कार परचेज की मान लेते हैं, फिर उसने सेल कर दी, तो उन कार की वैल्यू नेशनल इनकम में तभी ऐड हो गई थी जब उस फर्स्ट बायर ने परचेज की थी, तब उसने दोबारा सेल कर दी, रीसेल कर दी, दोबारा किसी सेकंड बायर ने इस कार को खरीद लिया, सेम कार को, तो उसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम वो ऐड हो चुकी है नेशनल इनकम में। डोंट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम परचेज होते हैं तभी इनकी वैल्यू ऐड कर ली जाती है, तो दोबारा ऐड नहीं करेंगे सेम प्रोडक्ट की वैल्यू, एक ही की वैल्यू थोड़ी ऐड करते रहेंगे। ओनली ब्रोकर्स कमीशन इज काउंटेड फॉर सेकंड हैंड गुड्स। लेकिन जो ब्रोकर की कमीशन है, जो एजेंट है, जैसे किसी ने आपको सेकंड हैंड गाड़ी दिलाई, तो जो ब्रोकर की कमीशन है वो उसको अपने सर्विस के लिए मिल रही है, फ्रेश सर्विस के लिए मिल रही है, तो वो ऐड होती है। ब्रोकर जो एजेंट, उनकी जो कमीशन है वो ऐड होगी फॉर सेकंड हैंड गुड्स, उनकी वैल्यू ऐड नहीं होती। इसमें आपने सेकंड हैंड गुड्स परचेज किए तो वो वैल्यू ऐड नहीं होगी, लेकिन ब्रोकर की अगर कोई कमीशन, जिसने आपको सेकंड हैंड कोई गुड दिलवाया, या आपने किसी ब्रोकर के थ्रू सेकंड हैंड गुड बेचा, तो ब्रोकर की कमीशन ऐड होगी, क्योंकि वो अपनी न्यू सर्विस, फ्रेश सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। बाइंग शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप शेयर्स खरीद रहे हो, कोई बॉन्ड्स खरीद रहे हो, तो उससे भी प्रोडक्शन नहीं होता, उसको भी इंक्लूड नहीं करते इन द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। कि जो सारे प्रिकॉशंस हमने देखे व्हाइल यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, ये सभी प्रिकॉशंस इनकम मेथड के भी हैं। इनकम मेथड के हमने प्रिकॉशंस नहीं किए थे, तो यही प्रिकॉशंस इसमें भी आएंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर माइंड अफेयर गिवन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट 12,000 करोड़, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 8,000 करोड़, CFC मतलब डेप्रिसिएशन 700 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 700, NFIA 600। कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपको NNP-FC निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके वैल्यू एडेड निकाल लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले GVMP निकालेंगे, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है क्वेश्चन में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दोगे, 12,000 माइनस 8,000, तो 4,000 करोड़ आपके पास GVMP आ जाएगा, मतलब वैल्यू एडेड आ जाएगा। हमें निकालना है NNP-FC नेशनल इनकम। तो क्या करेंगे, GVMP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 4,000 माइनस 700, तो 3,300 करोड़ हमारे पास NVMP आ जाएगा। GVMP में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो NVMP आ गया। अब NVMP का हो या NDP-MP का हो, एक ही बात है, हमने देखा था वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम इसको NDP-MP भी कह सकते हैं। अब NDP-MP से हमें तो निकालना है NNP-FC, तो NDP-FC, पहले NDP-FC निकाल लो। NDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे मार्केट प्राइस से। जब आप NIT माइनस करते हो तो आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, तो NDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके हमारे पास आ गया NDP-FC। NNP-FC is equal to NDP-FC प्लस NFIA। NNP-FC के लिए, नेशनल इनकम के लिए NDP-FC में आप NFIA ऐड कर दोगे तो 4,200 करोड़ आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस की, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गई, डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट वैल्यू एडेड आ गया। ये सब मार्केट प्राइस पे होता होगी, हमने देखा। फिर नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से जब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, आपके पास नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ गई, विच इज इक्वल टू NDP-FC। फिर उसमें NFIA ऐड कर दिया तो NNP-FC का आंसर आ गया। So I hope you liked it and understood about the value added method. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। आई होप आपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी इनकम मेथड पे बेस्ड। So thank you everyone. Please share the video. Thank you.